नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अशोक के अभिलेख हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में अशोक के अभिलेखों में जो शिलालेख थे उनके बारे में मैंने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ साझा की। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ से कौन से अभिलेख मिले हैं, कहाँ से छूट गया, है ना। वो सारी बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी। आज हम अशोक के जो 14 जो बृहद शिलालेख हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 14 बृहद शिलालेख, उसमें क्या लिखा गया है उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, पहले के एग्जाम में तो बहुत बार ये सवाल पूछे जाते थे कि अशोक का प्रथम शिलालेख क्या कहता है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका जिक्र है, या अशोक ने पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है, या मानव चिकित्सा का या पशु चिकित्सा का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है ना। इस प्रकार की बात हमको अक्सर वहाँ पे मिलती, एग्जाम में पूछी जाती थी। ठीक है, तो वो सारी बात आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूँ अशोक के, अभी अशोक के शिलालेख, है ना। अशोक के 14 शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख हम पढ़ेंगे। इसमें से एक एक शिलालेख की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं, जो अशोक का प्रथम शिलालेख था उसमें अशोक ने जो है पशु बलि की निंदा की, है ना। अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की, साथ ही समाज उत्सवों की भी निंदा की। समाज उत्सवों में क्या, आमोद प्रमोद में जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना, सुरापान वगैरह है और मांस भक्षण है ना। पशुओं का संहार करना है, मतलब शिकार करना, आखेटन करना, इन सब की निंदा अशोक ने की, है ना। और अशोक ने ये भी कहा कि पहले राज दरबार में प्रतिदिन हजारों जीवों की हत्या की जाती थी, मगर जो अभिलेख लिखवाए हैं उसके बाद सिर्फ 3 जानवरों की ही हत्या की जाती है, जिसमें 2 मोर और 1 हरिण का नाम वो बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भविष्य में इनकी हत्या भी नहीं की जाएगी। ठीक है, और साथ में एक शब्द मिलता है, यही शब्द अभिलेखों में मिलता है, यही शब्द। तो उस यही शब्द से यह भी जानकारी मिलती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अशोक ने जीव हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था, यह प्रतिबंध या तो राज दरबार में लगाया था या सिर्फ पाटलिपुत्र में लगाया था, संपूर्ण साम्राज्य में नहीं लगाया था। ठीक है, इस प्रकार की बातें हमको प्रथम शिलालेख में मिलती हैं, ये प्रमुख बातें हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात की, दूसरा शिलालेख की बात करूं। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है वो हमको जो है सीमांत राज्यों की जानकारी देता है। एक तो, है ना, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, इन सारे राज्यों का नाम यहाँ पे हमको मिलता है, जिसमें अशोक कहता है कि मैंने मेरे संपूर्ण साम्राज्य में व उक्त राज्यों में जो है मानव चिकित्सा व पशु चिकित्सा हेतु कई प्रकार के प्रबंध यहाँ पर करवाए हैं, जिसमें यदि मैं बात करूँ मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो है उपयोगी औषधियों व जड़ी बूटियों का जो है प्रबंध किया। साथ ही उन्होंने कुएं खुदवाए, छायादार पेड़ लगवाए, है ना। इस प्रकार के मानव कल्याण के कार्य अशोक ने किए थे, उसका उल्लेख इस दूसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है, मैं बात करूं तीसरे शिलालेख की, तो तीसरे शिलालेख की बात मैं पहले भी वैसे आपको बता चुका हूं कि तीसरे शिलालेख में अशोक जो है युक्त, राजुक व प्रादेशिक 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उन्हें अपने साम्राज्य में प्रत्येक 5वें साल धम्म यात्रा करने का उल्लेख करता है ना, जिसको अनुसंयान या अनुसंधान भी कहा जाता है। वहीं उज्जैन व तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष ये लोग जाते थे, है ना, और धम्म का प्रचार करते थे एक तरीके से, है ना। धम्म की बातें ये बताते थे लोगों को। और युक्त नामक जो अधिकारी था वो राजुक व प्रादेशिकों के कार्यों का विवरण जो है लिखित रूप में अपने पास रखता था। ठीक है,
इसी प्रकार चौथे शिलालेख की बात करूं तो चौथे शिलालेख में धम्म नीति का उल्लेख किया गया है ना, कि धम्म नीति क्या है, इसका उल्लेख वहाँ पे किया गया है। और रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है ना, रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। और दिव्य दर्शनों की बात यहाँ पे की गई है ना, दिव्य दर्शन दिए जाने की बात की गई है। अशोक ने कहा था कि रणघोष जो है वो उचित नहीं है, रणघोष के बजाय धम्म घोष अधिक उत्तम है, ऐसा अशोक ने यहाँ पे चौथे शिलालेख में कहा था। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें पांचवें शिलालेख की, तो पांचवें शिलालेख में अशोक जो है अपने शासनकाल के 13वें वर्ष से धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है ना, और उनको आदेश देता है कि वो धम्म संबंधी बातें जनता को समझाएं और धम्म के प्रति जनता में रुचि पैदा करें, है ना। ये सारी बात हमको पांचवें शिलालेख में मिलती है। इसके अलावा छठे शिलालेख में अशोक जो है प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि जनता संबंधी कार्य को वो है कभी भी और सम्राट अशोक से कह सकते हैं, चाहे अशोक रनिवास में हो, अंतःपुर में हो, गौशाला में हो, या खाना खा रहा हो, या किसी उद्यान में टहल रहा हो, कहीं पर भी हो, जनता संबंधित कोई भी कार्य है उसको प्रतिवेदक सम्राट अशोक तक पहुंचा सकते हैं। साथ में अशोक यह भी कहता है कि ऐसा मैं इसलिए करता हूं ताकि प्रजा ऋण से मुक्त हो सकूं, है ना, ताकि प्रजा ऋण से मुक्त हो सकूं। ठीक है, और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि मैं अपने पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र को भी यही आदेश देता हूँ कि वो भी प्रजा हित में ही कार्य करें ताकि प्रजा का कल्याण हो सके, है ना। इसके अलावा सातवां जो शिलालेख है उसकी मैं बात करूं तो उसमें आत्म संयम की बात की गई है, आत्म जो है शुद्धि की बात की गई है। अशोक कहता है कि हमें सभी संप्रदाय के लोगों को सभी जगह निवास करना चाहिए, क्योंकि सभी का उद्देश्य जो होता है वो आत्म संयम या आत्मनियंत्रण व आत्मशुद्धि अर्थात मन की पवित्रता होता है, ऐसा अशोक का मानना था। ठीक है, बहुत बढ़िया बातें हैं विद्यार्थियों। जीवन दर्शन से संबंधित जीवन क्या है यह जानने के लिए हमको वास्तव में अशोक के अभिलेख जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें गजब की व्यवहारशील बातें बताई गई हैं जो कि प्रत्येक युग में और प्रासंगिक ये बातें रहेंगी, ऐसा मेरा दृष्टिकोण कहता है। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है आप भी ज़रूर बताना, लेकिन इनको एक बार पढ़ना तब जाके आप बताना। ठीक है, फिलॉसफी कभी पढ़ी हो तो आपका ये एक दृष्टिकोण डेवलप होगा, आपका खुद का एक दर्शन डेवलप होगा। दर्शन होता है सामने वाले को देखने का तजुर्बा, उसको हम दर्शन कहते हैं, है ना। वो इन आँखों से नहीं होता, कई बार हम कानों से सुन कर के भी और सामने वाले की बातों से पता लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है ना। तो वो इस प्रकार से दर्शन लगा लेना, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं मान लो हंस नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे मुरझाए बैठा हूँ, तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये टेंशन में है ना, जबकि उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हमने उसकी स्थिति को देख के और हमने अनुमान लगा लिया कि सामने वाला टेंशन में है। तो बस यही दर्शन है ना, मतलब स्थिति को देखकर और अनुमान लगा लेना कि ये स्थिति होगी। उसी प्रकार आप अशोक के अभिलेखों को पढ़ के और ये अनुमान लगाना कि उस जमाने में अशोक की क्या धारणा रही होगी इनको लेकर और अशोक क्या चाहता होगा। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं 8वें शिलालेख की। 8वें शिलालेख में अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष धम्म यात्रा की बात करता है। वो कहता है कि विहार यात्रा के स्थान पर हमको धम्म यात्रा करनी चाहिए, धम्म यात्रा उत्तम है ना। धम्म यात्रा में क्या है, साधु सन्यासियों और जो है ब्राह्मण व श्रमणों के साथ वार्तालाप करना, उनसे बातचीत करना, धम्म संबंधी वार्ता करना, है ना, और धर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना, ये सारी बातें किस में आती हैं, धम्म विहार में आती हैं, है ना, धम्म विहार में आती हैं। उसके अलावा जो 9वां शिलालेख है उसमें अशोक जो है मंगलाचरण का विरोध करता है। वो कहता है कि मंगलाचरण जो है वो उत्तम नहीं है, उसके स्थान पर धम्म
मंगल उत्तम है ना। अब मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण में अशोक कहता है कि कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जिनमें खासकर स्त्रियां, जो विवाह के समय या जन्म उत्सव के समय या विभिन्न उत्सवों के दौरान या बीमारी के समय विभिन्न प्रकार के मंगल कार्य करती हैं, जो कि उत्तम नहीं है, सारहीन है, सारे मंगल सारहीन हैं और धम्म मंगल ही उत्तम है। अब धम्म मंगल क्या है? धम्म मंगल है दासों व सेवकों के साथ उदारता का व्यवहार करना, है ना, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ अच्छा बर्ताव करना, गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, ये क्या है? ये धम्म मंगल है ना, धम्म मंगल है। इस प्रकार की बात जो है 9वें शिलालेख में अशोक बताता है। वहीं 10वें शिलालेख में अशोक कहता है कि यश व कीर्ति की वो निंदा करता है ना, यश व कीर्ति की निंदा करता है और वो कहता है कि हमें यश व कीर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यश व कीर्ति करने से आम जनता को दुख पहुंचता है, आम जनता को पाप होता है ना, आम जनता को जो है दुख पहुंचता है और आम जनता के लिए पुण्य के कार्य हमको करने चाहिए। अशोक कहता है कि अपुण्य कर्म ही परिश्रव है, अर्थात पाप है ना। यह बात कहने का मतलब यश व कीर्ति के स्थान पर हमको धम्म की बात करनी चाहिए, अशोक ऐसा कहता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं बताऊं जो 11वां है, 11वां जो शिलालेख है उसमें अशोक इसकी बात करता है। 11वें शिलालेख धम्म मंगल हो गया, 11वां भी दिमाग से निकल रहा है, अब याद करते हैं। 12वां जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है ना, 12वां धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, इसमें अशोक कहता है कि हमें सभी संप्रदाय के लोगों का सम्मान करना चाहिए या सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों में वृद्धि होनी चाहिए। अशोक कहता है कि क्योंकि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो एक ही होता है। और अशोक ये भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के खातिर यदि दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वह व्यक्ति अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है ना। अर्थात हम 12वें शिलालेख का जो मूल है ना वो है वाणी, वाक संयम की बात की गई है, वाणी के संयम की बात यहाँ पर की गई है ना, वाणी के संयम की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और ये हो गया हमारा 12वां। 11वां जो शिलालेख था अभी मेरे ध्यान नहीं आया था, 11वां शिलालेख में धम्मदान की बात की गई है ना, धम्मदान। 11वें शिलालेख में अशोक कहता है कि साधारण दान के बजाय धम्मदान उत्तम है ना, धम्मदान उत्तम है। धम्मदान में क्या होता है? धर्म संबंधी बातों की चर्चा हमको करनी चाहिए, चाहे अब वो दासों हो, सेवकों के साथ, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ, है ना, ये धर्म संबंधी चर्चा हमको करनी चाहिए, ये धम्मदान है। ठीक है, इस प्रकार से 11वां हो गया, 12वां हो गया। 13वां जो है 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख की मैं बात बताऊं तो 13वें शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध का उल्लेख करता है और पश्चाताप भी करता है ना, पश्चाताप भी करता है। अशोक कहता है कि जो है साधारण विजय के बजाय हमको धम्म विजय करनी चाहिए, धम्म विजय अधिक उत्तम है। ठीक है, और अशोक इसी में ये भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। साथ में वो एक उदाहरण भी देता है कि जो 8वीं जनजाति है, जो कि 8वीं जनजाति है, वो जबलपुर व गाजीपुर के मध्य वो स्थित है, जो जनजाति है वो उनका क्षेत्र है ना। हाँ, उनके बीच में जो जनजाति रहती है वो 8वीं जनजाति है, और 8वीं जनजाति एक अपराधी जनजाति थी जो बार बार अपराध करती थी, मगर अशोक उनको भी जो है क्षमा कर देने की बात कहता है। मगर साथ में यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धम्म का अनुसरण नहीं करे तो उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह बात भी अशोक 13वें शिलालेख में कहता है, ये बात भी आपको मतलब दंड देने की बात भी वो कहता है। ठीक है, 14वां जो शिलालेख है वो यह उल्लेख करता है कि अशोक ने
अपने अभिलेखों को क्यों लिखवाया है। ठीक है, अपने अभिलेखों को लिखवाए जाने का उद्देश्य बताता है। ठीक है, साथ में ही वह यह भी बताता है 14वें शिलालेख में कि उसने धौली व चौगढ़ में 11वें, 12वें व 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 पृथक लेख लिखवाए थे, जिन्हें हम कलिंग प्रज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनमें मैं बताऊं आपको, प्रथम पृथक कलिंग जो लेख है उसमें अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है ना, समस्त प्रजा को अपनी संतान की भांति मानता है। साथ ही वह यह भी उल्लेखित करता है कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के इहलौकिक व पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ, उसी प्रकार प्रजा के लिए भी मैं इहलौकिक व पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का उल्लेख अशोक अपने प्रथम पृथक कलिंग लेख में करता है, जिसको हम प्रथम पृथक कलिंग प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। और इस लेख की जो घोषणा अशोक ने की थी वो तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की थी। ठीक है, तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की थी। वहीं दूसरा जो पृथक कलिंग लेख है उसकी घोषणा अशोक ने तिष्य नक्षत्र के 4थे मास में की थी, जिसमें अशोक कहता है कि सीमांत राज्यों या सीमांत क्षेत्रों के जो अविजित लोग हैं उन्हें भी धर्म संबंधी बातें सुनानी चाहिए और उनको भी धर्म से संबंधित बातों के प्रति रुचि भी उनकी पैदा करनी चाहिए। इस प्रकार की बात जो है दूसरे पृथक कलिंग लेख में अशोक कहता है। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों अशोक के 14 शिलालेख, जिनके बारे में मैंने आपको बोल के एक साथ ही बता दिया है, और पृथक कलिंग लेख के बारे में भी बता दिया है, पृथक कलिंग प्रज्ञप्ति के बारे में। अब मैं एक एक लेख को यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तब जाके ये याद हो पाएंगे। मुझे भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी अभिलेख से सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी अभिलेख का विषय पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 नंबर पे प्रथम शिलालेख, है ना, प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में अशोक जो है पशु बलि की निंदा करता है। क्या कर लिखता है इसमें अशोक? इसमें अशोक पशु बलि की निंदा करता है। इसमें अशोक पशु बलि की निंदा करता है ना, और वो कहता है कि पशु बलि की निंदा करता है और साथ ही साथ समाज उत्सवों की भी वो निंदा करता है ना, साथ ही साथ समाज उत्सवों की भी निंदा करता है। ठीक है, साथ ही समाज उत्सवों की भी निंदा करता है, समाज उत्सवों की भी निंदा करता है। ठीक है, समाज उत्सवों में क्या आता है? समाज उत्सवों में जो है विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के कार्य किए जाते हैं, वो आते हैं, है ना। आमोद प्रमोद और मांस भक्षण करना, सुरापान करना, आखेटन करना, है ना, मल्ल युद्ध करना, ये सारे इसमें आते हैं। समाज उत्सवों में क्या आते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। समाज उत्सवों में देखिए आमोद प्रमोद, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं हमारे सुरापान, मांस भक्षण, है ना, सुरापान, मांस भक्षण, और जो है आमोद प्रमोद, सुरापान, मांस भक्षण। इसके अलावा जो है आखेटन, है ना, मल्ल युद्ध, पशु युद्ध, है ना, मल्ल युद्ध, पशु युद्ध। ठीक है, इन सब की अशोक जो है निंदा करता है यहाँ पे। ठीक है, इन सब की निंदा करता है और
साथ ही साथ अशोक जो है ये भी बताता है कि अभिलेख जारी करने से पहले, मैं बोलूँगा नहीं डायरेक्ट, मैं लिखूँगा ही, है ना, अभिलेख लिखवाने से पहले, अभिलेख लिखवाने से पहले अशोक अभिलेख लिखवाने से पहले राजभवन में प्रतिदिन हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी, मगर अब केवल 3 पशुओं की बलि दी जाती है। मगर अब केवल 3 पशुओं या 3 जीवों लिखेंगे, पशु नहीं, मोर पशु में नहीं आता ना, 3 जीवों जिसमें 2 मोर और 1 हरिण, जीवों की बलि दी जाती है, ठीक है। केवल 3 जीवों की बलि दी जाती है, भविष्य में यह भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। भविष्य में यह भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। भविष्य में यह भी नहीं दी जाएगी, साथ में अशोक यह भी बताता है। दूसरी बात जो मैं करूं यहाँ पे, इसमें शिलालेख में यही शब्द जो आया है उसकी बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। शिलालेखों में प्रयोग किए यही शब्द से अनुमान लगाया जाता है कि जीव हत्या पर प्रतिबंध या तो राजभवन या पाटलिपुत्र में ही लगाया गया था, संपूर्ण साम्राज्य में नहीं। संपूर्ण साम्राज्य में नहीं, ठीक है। मतलब यही शब्द यह दर्शाता है कि यह जो जीव हत्या पर प्रतिबंध था वो या तो राजदरबार में लगाया था या केवल और केवल पाटलिपुत्र में लगाया था, संपूर्ण साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। ये था हमारा प्रथम शिलालेख, ठीक है। इसमें आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। दूसरा शिलालेख की मैं बात करता हूं अब। दूसरा शिलालेख, ठीक है। दूसरे शिलालेख में जो हमको जानकारी मिलती है वो यह जानकारी मिलती है कि दूसरे शिलालेख में अशोक अपने एक तो सीमांत जो राज्य हैं उनका उल्लेख करता है ना, सीमांत राज्यों का उल्लेख करता है, सीमांत राज्यों का उल्लेख, है ना। अब कौन कौन से सीमांत राज्य हैं उनका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। सीमांत राज्यों में एक तो आता है हमारे चोल, एक आता है पांड्य, एक आता है सतीय पुत्र, इसको हम चेर भी कहते हैं, और एक आता है केरल पुत्र, ठीक है, और एक आता है ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी। इनका उल्लेख मिलता है और अशोक कहता है कि मैंने मेरे साम्राज्य में प्लस इन क्षेत्रों में मानव चिकित्सा व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है, ठीक है।
तो अशोक क्या लिखता है कि उक्त क्षेत्र, मैं यहाँ पे लिखूंगा, उक्त क्षेत्र व मेरे साम्राज्य में मैंने पशु चिकित्सा व मानव चिकित्सा का प्रबंध किया है। इस हेतु उसने क्या क्या किए हैं, इस हेतु उसने जो किया उसका भी यहाँ पे जो है जिक्र वो करता है। इस हेतु उसने क्या किया, एक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि औषधियों व जड़ी बूटियों की व्यवस्था की है ना, औषधियों व जड़ी बूटियों की व्यवस्था की। और दूसरा, कुएं खुदवाए, मानव कल्याण के लिए कुएं खुदवाए व छायादार वृक्ष लगवाए। लगभग ये जो है 8 मील की दूरी पर ऐसा इसने 8 तो कोस है और 9 मील है ना, 8 कोस या 9 मील की दूरी पर ऐसा उसने करवाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उपयोगी औषधि व जड़ी बूटियों का प्रबंध किया। और दूसरा, मानव कल्याण के लिए क्या किया, इन्होंने जो है कुएं खुदवाए तथा छायादार वृक्ष लगवाए। ठीक है, कुएं खुदवाए तथा छायादार वृक्ष लगवाए। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारे दूसरा शिलालेख, उसकी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब मैं बात करता हूँ, और यह जो काम किया था वो 8 कोस या 9 मील की दूरी पर किया था ना, प्रति 8 कोस या 9 मील की दूरी पर। ठीक है, प्रति 8 कोस या 9 मील की दूरी पर उसने ऐसा काम किया था। ठीक है, तो इसको आप उतारिए विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से। और मैं आता हूँ तीसरे शिलालेख पे। ठीक है, किस पे आते हैं हम, तीसरे शिलालेख पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। और तीसरे शिलालेख की बात करते हैं हम। तीसरे शिलालेख के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वही सारी बातें हैं, और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमको पढ़ना है भी नहीं, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है। फिलहाल ज्ञानी नहीं बनना है ना। जो विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए पढ़ेगा वो नौकरी पा जाएगा, और जो ज्ञानी बनना चाहेगा, पीएचडी करना चाहेगा, वो फिर शोध कार्य ही करेगा ना। पीएचडी करना जो चाहेगा वो फिर जो है शोध कार्य ही करेगा। शोध कार्य के लिए विद्यार्थियों एक टॉपिक की गहराई में उतरना पड़ता है ना, बहुत गहराई में जाना पड़ता है। मतलब पीएचडी में एक ही टॉपिक पे 5 साल निकाल देते हैं रिसर्चर। जैसे मैंने मेरे अद्वैतवाद और द्वैतवाद के ऊपर पूरे 5 साल निकाले, लगभग पीएचडी सबमिट करने को हुआ है। अब सबमिट ही कर दूंगा, पिछले काफ़ी दिनों से बस रिव्यू ही चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पीएचडी नहीं करनी यहाँ पे, है ना। इतना पढ़ना है कि हमारा सवाल गलत ना हो बस। ठीक है, तो तीसरा शिलालेख मैं यहाँ पे लिखूंगा, तीसरा शिलालेख। ठीक है, तीसरे शिलालेख की बात क्या है वो आप जानते ही होंगे। इसमें जो है अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्त राजूक व प्रादेशिकों की नियुक्ति की थी, और प्रत्येक 5वें वर्ष इनको राज्य का दौरा करने का आदेश दिया था। दौरा या अनुसंधान या अनुसंयान जिसको कहा जाता है का आदेश दिया था। मगर तक्षशिला व उज्जैनी में प्रति 3 साल ये लोग जाया करते थे, और धर्मानुशासन का प्रजा में प्रसार किया करते थे, है ना। मतलब धर्मानुशासन मतलब धर्म के अनुसार शासन क्या है उसकी बात प्रजा को ये लोग बताते थे। ठीक है,
और राजुक और प्रादेशिक के कार्यों का विवरण जो है युक्त नामक जो अधिकारी था वो यहाँ पर लिखता था। ठीक है, तो इसमें बस मैं लिख देता हूँ, बोलूँगा नहीं, मैं बीच बीच में दिमाग से निकल जाता है कि मुझे बोलना नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ, है ना, लेकिन वही आदत है कि पहले बोलो फिर लिखो, बोलो फिर लिखो। आज मैंने पूरी क्लास एक साथ बोल के सुना दी आपको, मैं पूरे 14 शिलालेखों को बोल के सुना दिया। चलो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सॉरी, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्त राजुक व प्रादेशिकों को राज्य का दौरा, जिसको क्या कहते थे, अनुसंधान, राज्य का दौरा या अनुसंधान करने का आदेश दिया, करने का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य धर्मानुशासन को या धर्मानुशासन को प्रजा में प्रसारित करना था, प्रजा में प्रसारित करना था, प्रजा में प्रसारित करना था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों। ये था हमारा तीसरा शिलालेख, जिसके बारे में जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसमें यदि आप लिखना चाहें कि धर्मानुशासन की बातें क्या थी, तो इसमें ये थी कि माता पिता की सेवा करना, है ना, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, श्रमणों का सम्मान करना, ये सारी बातें इसमें थी। अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात भी इसमें आएगी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, ये जो धर्मानुशासन है ना, इसमें क्या आता है, देखो इसमें क्या आता है वो मैं यहाँ पे लिखूँ, माता पिता की सेवा, है ना, माता पिता हुआ गुरुजनों का आदर, है ना, माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करना, है ना, और मित्रों, संबंधियों, इनके साथ भी जो है यहाँ पे अच्छा व्यवहार करना ना, मित्रों है, अपने संबंधियों का के साथ है, परिचितों के साथ है, और अच्छे व्यवहार की बात जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, साथ में ब्राह्मणों का और श्रमणों के साथ भी, है ना, तो यहाँ पे जो है मैं लिख सकता हूँ मित्र, परिचितों, मित्र परिचितों, यहाँ पे इसको मित्रों लिख देते हैं, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ उचित व्यवहार, है ना, और अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात भी यहाँ पे की, अल्प व्यय व अल्प संग्रह की बात की। ठीक है, अल्प व्यय व अल्प संग्रह की बात भी यहाँ पे की। ये भी बात महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा शिलालेख। अब मैं बात करता हूँ चौथे शिलालेख की। चौथा शिलालेख भी बड़ा महत्वपूर्ण है और धम्म नीति से संबंधित है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख, ठीक है, चौथा शिलालेख। ठीक है, चौथा शिलालेख मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, धम्म नीति से संबंधित है। धर्म या धम्म नीति हम लिखेंगे, चलिए, धम्म नीति से संबंधित है। अब धम्म नीति में क्या आता है वो आपको पता ही होगा, मतलब धर्म की नीति से संबंधित है ना,
वही इसमें भी वही सारी बातें हैं कि ब्राह्मणों श्रमणों का आदर करना, है ना, सेवकों का दासों के साथ में जो है आत्म संयम का बर्ताव करना, है ना, मतलब अशोभनीय कार्य नहीं करना, वो सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे आती हैं ना, धम्म नीति से संबंधित बातें, मतलब गलत काम नहीं करना, अच्छे काम करना, बस इस प्रकार से आप समझना। वहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जो शब्द लिख रहा हूँ ना, वो शब्द पेपर में मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना। पेपर सेटर की जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, या जो उसका जो प्रश्न बनाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, ध्यान रखना। मैं जो शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ ना, वो एक आसान शब्दावली है जो आम विद्यार्थी को समझ में आ सकती है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो पहली बार ही भले ही इतिहास पढ़ रहा हो लेकिन उसको ये शब्दावली समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो एक बेसिक शब्दावली है। लेकिन एग्जामिनर जो है ना, वहाँ पे आपको ऐसे घुमा फिरा के और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेगा कि आप उलझें, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बस धम्म नीति से आप समझ जाना, धम्म नीति में अच्छी बातें आती हैं, बुरी बातें नहीं आती, है ना। बुरी बातों का निषेध, अच्छी बातों का यहाँ पे जो है संकेत किया गया है एक तरीके से। और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, धम्म घोष के स्थान पर सॉरी रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा भी यहाँ पे की, है ना। और सॉरी, हाँ ये बात मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, रणघोष, रणघोष मतलब युद्ध, युद्ध की घोषणा। रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की, धम्म घोष की घोषणा, ठीक है। रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा। और दिव्य रूपों का दर्शन, है ना, जिनकी बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दिव्य रूपों का दर्शन, ठीक है। दिव्य रूपों के दर्शन की बात भी इसमें हमको बताई गई है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों। मैं आता हूं पांचवां शिलालेख, है ना, पांचवां शिलालेख, पंचम लिख दिया मैंने, पंचम शिलालेख जो है, पंचम शिलालेख, इसमें जो आता है विद्यार्थियों, पहले मैं लिखा चुका हूं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है इसमें, है ना। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की है, है ना। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, है ना, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जो है इनकी बात की गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। धम्म महामात्रों का क्या काम था मैं पहले आपको बता चुका हूँ। छठा जो शिलालेख है उसकी मैं बात करूँ, छठा शिलालेख, छठा जो शिलालेख है इसमें प्रतिवेदक वाली बात भी मैं पहले करवा चुका हूँ आपको ना। प्रतिवेदकों को आदेश दिया है कि वो जनता के कार्य हेतु मुझे कभी भी सूचित कर सकते हैं, है ना। प्रतिवेदकों को अशोक आदेशित करता है कि वे जनता के कार्य हेतु कभी भी मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझे सूचित कर सकते हैं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, है ना, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, है ना, चाहे मैं निवास में हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, पाकशाला में हूँ या उद्यान में टहल रहा हूँ, कहीं भी हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जनता के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं, है ना। ऐसा
ऐसा मैं जनता के ऋण से मुक्त होने हेतु कर रहा हूँ, है ना। ऐसा मैं जनता के ऋण से मुक्त होने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं जनता के ऋण से मुक्त होने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारे छठा शिलालेख। उसके बाद की मैं सातवें शिलालेख की बात करता हूँ। सातवां शिलालेख जो है आत्म संयम और उसकी बात करता है, आत्म शुद्धि की बात करता है ना। सातवां शिलालेख, ठीक है। सातवें शिलालेख में अशोक है वो ये कहता है कि सभी संप्रदाय के लोगों को सभी जगह निवास करना चाहिए, है ना। सभी संप्रदाय के लोगों सभी संप्रदाय के लोगों को सभी जगह निवास करना चाहिए, सभी जगह निवास करना चाहिए, क्योंकि सभी का उद्देश्य आत्म नियंत्रण या आत्मशुद्धि। आत्मनियंत्रण या आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब है मन की पवित्रता, मन की पवित्रता है। सभी का उद्देश्य आत्मशुद्धि या आत्मनियंत्रण है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा सातवां शिलालेख। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और अब मैं जो है आठवें शिलालेख की बात कर लेता हूँ, जिसमें अशोक जो है बिहार यात्रा की स्थान पर धम्म यात्रा की बात करता है। तो विद्यार्थियों इसको आप उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए ये मैंने मिटा दिए है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों, किसी भी कंडीशन में इससे ज़्यादा मत पढ़ना। जो मैं करवा रहा हूँ ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, इतना ध्यान रखना, है ना। मैं आपको बताऊं, नेट या प्रोफेसर का लेवल ये चल रहा है। स्कूल व्याख्याता का तो और भी कम होता है ना, उतना लेवल नहीं होता जितना नेट और प्रोफेसर का होता है ना। नेट का और भी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन नेट में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए उसमें हमारी परसेंटेज जो है ठीक ठाक बन जाती है। वरना नेट का जो लेवल होता है ना वो सबसे हार्ड होता है, स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के बजाय। ठीक है, तो चलिए मैं आठवां शिलालेख पढ़ता हूँ यहाँ पे। आठवां शिलालेख, ठीक है। आठवां शिलालेख, आठवां शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म यात्रा की बात करता है, विहार यात्रा के स्थान पर अपने शासनकाल के 10वें वर्ष। ठीक है, तो सॉरी, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक विहार यात्रा के स्थान पर, विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात करता है। धम्म यात्रा की बात करता है ना। विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात करता है। धम्म यात्रा में क्या, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ और विद्वानों के साथ धर्म की चर्चा करना, है ना, और धर्म संबंधी प्रश्नों के जवाब देना, ये होता है। मतलब धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करना, है ना, ये सब होते हैं इसमें ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा धम्म यात्रा में क्या होता है। देखो,
आ, धर्म का प्रचार करना, है ना, और ब्राह्मणों व ब्राह्मणों के साथ धर्म संबंधी बात करना, धर्म संबंधी बात करना तथा धर्म संबंधी प्रश्नों के जवाब देना, है ना, धर्म संबंधी प्रश्नों के जवाब देना तथा धर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना, धर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना, है ना। ये था विद्यार्थियों 8वें शिलालेख में विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की बात अशोक ने की थी। विहार यात्रा का मतलब होता है मतलब पशुओं का शिकार करने के लिए जो यात्रा करते थे उसको विहार यात्रा बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा के बाद 8वां शिलालेख। ठीक है, 9वां शिलालेख की बात हम करेंगे। 9वां शिलालेख, ठीक है। तो विद्यार्थियों 9वां शिलालेख जो है इसमें मंगलाचरण के स्थान पर धम्म मंगल की बात की गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मंगलाचरण के स्थान पर धम्म मंगल की बात की गई है। ठीक है, मंगलाचरण के स्थान पर धम्म मंगल की बात की गई है। मंगलाचरण क्या होता है कि जन्म मतलब बर्थडे मनाना, विवाह और किसी बीमारी के समय या कोई अन्य उत्सव के समय महिलाएं या अन्य पुरुष जो है ऐसे मंगल कार्य करते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है और वो निरर्थक हैं, ऐसा अशोक का मानना था ना। तो मंगलाचरण के स्थान पर अशोक कहते हैं कि ऐसे मंगलाचरण हमको नहीं करने चाहिए, यानी बर्थडे नहीं मनाने चाहिए और फालतू की जो बातें होती हैं ना, विवाह में जो बाहरी खर्चे होते हैं वो नहीं करने चाहिए, है ना, या बीमारी के समय भी कई प्रकार के जादू टोने, तंत्र मंत्र, झाड़े झपाड़ों के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, वो सब नहीं करने चाहिए, निरर्थक हैं, है ना। और उसकी जगह हमको धम्म की बात यानी धर्म की बात करनी चाहिए, धर्म मंगल करना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे मंगलाचरण में क्या आता है। मंगलाचरण में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विवाह, है ना, जन्म, बीमारी या उत्सव के समय किए जाने वाले मंगल, ठीक है, वो क्या हैं, सब निरर्थक हैं, वाले मंगल निरर्थक, है ना। और सही क्या है, धम्म मंगल सही है। ठीक है, ये है 9वां। 10वें की बात करूं मैं, 10वां शिलालेख। ठीक है विद्यार्थियों, 10वां शिलालेख जो है वो यश व कीर्ति की निंदा करता है और धम्म नीति की बात करता है। ठीक है, अशोक इसमें यश व कीर्ति की निंदा, यश व कीर्ति की निंदा करता है तथा धम्म नीति की बात करता है, धम्म नीति की बात करता है, क्योंकि अशोक का मानना है कि यश व कीर्ति के कारण मनुष्य जो है अन्य लोगों को या प्रजा को दुख पहुंचाता है, पाप देता है ना। तो अशोक ये कहता है कि हमें धम्म नीति का पालन करना चाहिए ताकि आम जनता को कम से कम जो है पाप मिले, है ना, पाप मिले। अशोक का मानना था कि जो अपुण्य कर्म है वही परिश्रव है, परिश्रव मतलब पाप है ना। तो आप समझ गए होंगे, यश व कीर्ति की निंदा की है ना, अपुण्य कर्म ही पाप है, ये आप ध्यान रखना। अपूर्ण पुण्य लिख दिया मैंने, अपुण्य कर्म, है ना, मतलब जो पुण्य से रहित कर्म है, अपुण्य कर्म ही परिश्रव है, परिश्रव या पाप,
है। ठीक है, ये बात अशोक हमको 10वें शिलालेख में बताते हैं। ठीक है, 11वें शिलालेख की मैं बात करूं तो 11वां शिलालेख, ठीक है, 11वां जो शिलालेख है वो विद्यार्थियों बात करता है हमको 11वां शिलालेख धम्मदान की बात करता है ना, धम्मदान की बात करता है। ये कह रहा है धम्मदान, धम्मदान की बात करता है, धम्मदान की बात करता है। ठीक है, धम्मदान की बात करता है, मतलब जो सामान्य दान होता है ना, सामान्य जो दान होता है उसके बजाय धम्मदान जो है वो ज़्यादा बेटर है, ऐसा अशोक का मानना था। ठीक है, तो धम्मदान की बात 11वें शिलालेख में की गई है। धम्मदान में क्या होता है कि बस अच्छा व्यवहार हमारा सभी के प्रति होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति जो है अच्छा व्यवहार हमारा होना चाहिए, गुरुजनों हो चाहे निम्न तबके के लोग हों, है ना। खैर निम्न तबका ऐसा शब्दावली वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे दास और सेवक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि निम्न तबका शब्द का प्रयोग तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। 12वां जो शिलालेख है उसकी मैं बात करूँ,